आपको हम लिए चल रहे हैं त्रिपुरा, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा अगर पूर्वोत्तर की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समाने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। हमने भी विभिन्न समझौते जो किए उसमें पूर्वोत्तर की अलग अलग बोलियों को ताकत देना, उसको संजोना और प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूर्वोत्तर की भाषा में हो, इसके लिए हमने बड़ा आग्रह रखा है। और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने में होगा। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से एक बिग पुश देने का समय आ गया है। और इसके लिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट, ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, ये तीनों मंत्र को चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, एनईसी भी कर रही है। एनईसी ने अपने 50 वर्षों में आकांक्षाओं, जरूरियातों और चुनौतियों के संभावित समाधानों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर पूर्वोत्तर के विकास की भाग्य रेखा बनने का काम किया है। भारत सरकार और पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों की नीति के बीच में सामंजस्य हो, जिसके कारण विकास नीचे तक पहुंचा है, इसमें एनईसी की बड़ी भूमिका रही है। विकास की योजनाएं तैयार करना, विभिन्न जनजातीय समूहों को विकास के साथ जोड़ना और समग्र क्षेत्र को एक अलग दृष्टिकोण से ऊपर से देखकर समग्र क्षेत्र के विकास का आयोजन, रेखांकित करने का काम पूर्वोत्तर में एनईसी ने किया है। मोदी जी ने एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम कर लिया है। इसके आधार पर राज्य सरकारों ने और डोनर मंत्रालय ने निवेश का इकोसिस्टम बेहतर करने की अब जरूरत है। कनेक्टिविटी अब प्रॉब्लम नहीं रही और विश्व के साथ कनेक्टिविटी भी थोड़े समय के बाद प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। बांग्लादेश के एन्क्लेव्स एक्सचेंज के बाद पूर्वोत्तर को दुनिया के साथ जोड़ने का हमारा लक्ष्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पूर्वोत्तर में एक औद्योगिक इकोसिस्टम इससे दृढ़ होगी और पूरी दुनिया का बाजार यहां पर निवेश करने वालों के लिए खुलेगा। और इसके लिए हर राज्य ने भी अपने प्रयास मजबूत करने पड़ेंगे। भारत सरकार भी सभी इन्वेस्टरों को पूर्वोत्तर की ओर आने के लिए प्रेरित करती है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण की इकोसिस्टम के विकास के लिए 3 सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ ईस्ट में स्थापना करने का निर्णय लिया। इनमें से एक इकाई टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड लगभग 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आसाम में आने वाली है। वो अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार खड़े होंगे। इस फ्यूचर पोटेंशियल को ध्यान में रखकर भारत सरकार का शिक्षा विभाग नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर इसी प्रकार के शिक्षा से लैस, ज्ञान से लैस युवा तैयार हो, इसके लिए भी कोर्स की निर्मित कर रहा है, जिससे जो जॉब जनरेट होंगे, इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिले।
ये जो इकाइयां डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सहायभूत होगी। और मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये एक नई शुरुआत है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए, बड़ी बड़ी इकाइयां आए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, इसको गति भी देनी चाहिए। परंतु सिर्फ क्षेत्र के और राज्य के विकास से नॉर्थ ईस्ट हमेशा शांत बना नहीं रह सकता। इसके साथ साथ व्यक्ति, गांव और राज्य तीनों के बीच में विकास का सामंजस्य करना पड़ेगा। और व्यक्ति के विकास का हमें आयोजन करना है, गांव के विकास का आयोजन करना है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इसके पहले की एनईसी की बैठक में मैंने कहा था, दूध, सब्जी, अंडे, मछली और मांस, इसमें स्वावलंबन लाए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। यही चीजें हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दूध, सब्जी, अंडे, मांस, यही चीजें हैं जो व्यक्ति के विकास का कारण बन सकती हैं। और जब तक हर व्यक्ति को हम संपन्न नहीं कर सकते, संपन्न नॉर्थ ईस्ट की कल्पना बेमानी है। हो सकता है राज्य का जीएसडीपी बढ़ा ले हम, मगर व्यक्ति का संतोष और व्यक्ति के विकास की कल्पना, ये सभी चीजों से हमने करनी पड़ेगी। और टूरिज्म, कनेक्टिविटी की बहुत उपलब्धता के कारण सॉफ्टवेयर निर्माण के भी यहाँ ढेर सारे मौके पड़े हैं। नेचुरल कोर्स में पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती करता है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल महोदयों से और मुख्य सचिव से आग्रह है कि भारत सरकार ने नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाई है, जिसका उद्देश्य कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों को इसके साथ जोड़कर पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मुनाफा नहीं करेगा, पर केजी जो मुनाफा आएगा उसको वो ही किसान को वापस देगा जिस किसान के खेत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनी है। तो अंततोगत्वा कोऑपरेटिव बेसिस पर चलने के कारण अमूल की पेटेंट पर उत्पादन करने वाले हर किसान के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मुनाफा वापस भेजने की व्यवस्था एनओसीएल में है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य एनओसीएल के साथ समझौता करें, अपने अपने राज्य के किसानों को एनओसीएल के साथ जोड़ें और उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचाएं। भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में पहले हर राज्य में 3 और आसाम जैसे राज्य में हर जिले में 1 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लैब प्रस्तापित करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से भूमि और कृषि उत्पाद दोनों का विश्वसनीय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा। भारत ब्रांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो लॉन्च कर दिया गया है और वो ब्रांड के साथ ये विश्व के बाजार में जाएगी। 2 कोऑपरेटिव ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं, अमूल कोऑपरेटिव और भारत कोऑपरेटिव, जिसके माध्यम से हम विश्व भर में हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए जो कुछ करना बाकी है वो हमारी प्रायोरिटी का विषय है और मैं भारत सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आईटी की कनेक्टिविटी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और फिर
यहाँ पर सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पड़ा है। नई उद्योग नीति बहुत ल्यूक्रेटिव है, देश भर से उद्योग हम ला पाए इसी है, इसका हमने फायदा उठाना चाहिए। मिशन पाम ऑयल ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के विकास का एक बहुत बड़ा रास्ता बनने की संभावनाएं मिशन पाम ऑयल के अंदर पड़ी है। देश के अंदर तिलहन का उत्पादन कम है, हम अभी भी एडिबल ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। ये मिशन पाम ऑयल ही हमें आत्मनिर्भर कर सकता है और इसके लिए गुजरात में कुछ जगह टिश्यू कल्चर के प्रयोग भी हो रहे हैं, जो पर्याप्त मात्रा में ज्यादा प्रोडक्ट देने वाले पाम के पौधों का निर्माण भी करेंगे और यहाँ पर देने का काम भी करेंगे। और किसानों को क्रूड पाम ऑयल के मूल्य पर 2% डिफरेंशियल देने का भी भारत सरकार ने आयोजन करा है।